जय हिंद। आपका शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सेल के बारे में पढ़ लिए थे और जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही सेल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अगले चैप्टर की ओर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि अगला चैप्टर क्या है। अब जैसे ही सेल खत्म हो गया तो अगला चैप्टर का नंबर आता है टिश्यू। ठीक, तो आज हम लोग टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोग अगर सेल की वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके सेल की वीडियो देखिए, क्योंकि जब आप सेल की वीडियो देखेंगे तभी आपको टिश्यू क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सेल के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें मैंने सेल के बारे में कई चीजें बताए थे, सेल का कार्य, सेल के बारे में, फिर उसमें डीएनए और आरएनए को पढ़ा गया था। ठीक, तो उसी तरीके से हम ऊतक मतलब इंग्लिश में टिश्यू को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर टिश्यू की बात आती है तो सबसे पहले जैसे मैंने सेल को बताया था तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, वैसे ही टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि टिश्यू मतलब ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे कि टिश्यू मतलब ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है कि आखिर ऊतक होता क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा कोई कि ऊतक क्या होता है तो आप बताएंगे कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये जब आप कह देंगे कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं तो थोड़ा करेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब अगर आप ये कहेंगे कि एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है तब एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि जो ऊतक होता है वो एक समान कोशिकाओं को जब मिला दिया जाता है तो उससे ऊतक का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरा ब्रेन है या आपका ब्रेन है, तो उसमें जितने भी जो भी ऊतक होगा उसमें सारे कोशिकाएं जो होंगी वो ब्रेन की कोशिकाएं होंगी। ये नहीं कि अब हड्डी की कोशिका उठा लीजिए और ब्रेन की कोशिका उठा लीजिए और मिला के ऊतक बना दीजिए, तो ये नहीं होगा। एक समान कोशिकाएं होनी चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि ऊतक की परिभाषा तो एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सेकेंड चीज इस फिगर के माध्यम से समझिएगा। अगर देखिए एक ईंट है तो एक ईंट की तुलना मैं कोशिका से किया हूँ, और यहाँ पे एक दीवार है उसकी तुलना ऊतक से किया हूँ। मतलब कहने का मतलब अगर समान ईंट को मिला दिया जाता है तो उससे बन जाता है दीवार, वैसे ही समान कोशिकाओं को जब मिला दिया जाता है तो उससे बन जाता है ऊतक। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ऊतक को जब पढ़ेंगे तो ऊतक के चार प्रकार होते हैं। मोस्ट मेनली जो होते हैं वो चार प्रकार होते हैं। पहला होता है पेशी ऊतक, फिर उसके बाद तंत्रिका ऊतक, फिर संयोजी ऊतक, उसके बाद उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को इपिथेलियल ऊतक भी मतलब टिश्यू भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक करके पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये आखिर होता क्या है। ठीक, चलते हैं। अब जब पेशी ऊतक के बारे में आते हैं मतलब समझते हैं, तो पेशी ऊतक उसको बोला जाता है जिसकी मांसपेशियां बनी होती है। मतलब ऐसा ऊतक जिससे मांसपेशियां बनी होती हैं और ये हमारे शरीर की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, उसी को बोला जाता है पेशी ऊतक। अब ध्यान से समझिएगा, जो पेशी ऊतक होता है उसमें तीन प्रकार की पेशियां मतलब मांसपेशियां पाई जाती हैं, एक रेखीय, एक अरेखीय और एक हृदयक। रेखीय में क्या होता है कि ऐसी मांसपेशियां जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकें, चला सकें। अब जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है तो इसको मैं ऐसे ऐसे कर ले रहा हूँ। ठीक, मेरी गर्दन है तो उसको ऐसे ऐसे घुमा ले रहा हूँ। मेरा उंगली है तो उसको ऐसे ऐसे, तो ये सब जितनी है, ये जितनी मांसपेशियां, इसको रेखीय बोला जाता है, रेखीय मांसपेशियां। सेकंड नंबर पे आता है अरेखीय मांसपेशियां। अब अरेखीय मांसपेशियां जैसे कि हमारा हृदय है। अब बताइए कि हृदय को आप अपने अनुसार चला सकते हैं, नहीं चला सकते। किडनी को अपने अनुसार चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो इन प्रकार की क्या होती है, अरेखीय पेशियां होती हैं, और उसी में तीसरी टाइप अरेखीय पेशी से बन जाती है हृदय मांसपेशियां। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला नंबर आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, इसका मस्तिष्क बना होता है और ये सूचना के आदान प्रदान करती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जब सेल पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो हमारी सेल होती है उसमें दो प्रकार की सेल, मतलब ब्रेन में जो होती है वो दो प्रकार की सेल होती है, एक न्यूरॉन सेल और एक ग्लियल सेल। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तभी आपको पता होगा कि जो हमारी ब्रेन होता है उसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, न्यूरॉन और ग्लियल।
तो जो न्यूरॉन और ग्लियल सेल होता है, इन्हीं सेलों को जब मिला देते हैं तो तंत्रिका ऊतक बन जाता है। और ये क्या करता है, ये मस्तिष्क का बना होता है, मतलब तंत्रिका ऊतक जो होता है मस्तिष्क में होता है, और ये सूचना का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक, एकदम इजी है, ऊतक चैप्टर थोड़ा भी टफ नहीं है, अगर ध्यान से इत्मीनान से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड आता है संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों में को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब जैसे अस्थि, रक्त और लसिका। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो संयोजी ऊतक होता है वो क्या करता है कि वो, जैसे मान लीजिए रक्त है, तो रक्त क्या करता है, ब्लड जो है वो हमारी ब्रेन में, जैसे मान लीजिए ब्रेन है, ठीक, तो ब्रेन में कोई भी सूचना जो होती है वो किसके माध्यम से पता चलती है, न्यूरॉन सेल की वजह से। और वो किससे कनेक्टेड होती है, रक्त से कनेक्टेड होती है, मतलब ब्लड से कनेक्टेड होती है। तो अगर संयोजी ऊतक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो वो रक्त है। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने हाथ को खूब जोर से पकड़ लीजिए, ठीक, तो आपका जब हाथ में ब्लड आना रुक जाता है तो आपके हाथ में झुनझुनी जैसा पकड़ लेता है। जब कहते हैं कि अरे झुनझुनी पकड़ लिया, तो जब खूब कस के पकड़ लेते हैं तो वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो जब ब्लड नहीं पहुंच पाता तो वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड नहीं हो पाता, और इसी वजह से लगता होगा कि अगर आपको कोई छुएगा वहां पे तो असर भी नहीं करता है, तो ब्रेन उसको समझ नहीं पाता है। तो जब तक हर जगह, मतलब हर हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचेगा तब तक वो ब्रेन से कनेक्टेड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक, फिर उसके बाद बोन हुआ और लसिका हुआ। लसिका जो होती है वो भी क्या होती है, ब्लड का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक, अब एक चीज और आता है कि अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि अस्थियां किसकी बनी होती हैं, तो तरल संवहन ऊतक की क्या होती हैं, बनी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, अब आता है उपकला ऊतक और एडिपोज ऊतक। अब देखिए, उपकला ऊतक और एडिपोज ये दोनों लगभग सेम है। ठीक, समझने की कोशिश करिएगा। जो उपकला ऊतक होता है ये, इससे क्या होता है, त्वचा बना होता है, और ये वसा को संग्रहित करता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। जो उपकला ऊतक होता है या फिर एडिपोज ऊतक होता है, ये मेनली क्या होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल को समझिएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि एडिपोज ऊतक की मैं बात करूं, वो एडिपोज को उपकला में रखते हैं। ठीक, एडिपोज को आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई दीवार बनाते हैं, तो जब दीवार बनाते हैं तो ईंट पूरा लगा देते हैं, लेकिन क्या बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो हम उसको किससे जोड़ते हैं, सीमेंट वगैरह से। तो उसी तरीके से जब हमारे सेल जो होते हैं, जब कई सेल आपस में ऐड होते हैं, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, जगह हो जाती है। तो उसी पे जो बीच बीच में जो जगह को भरा रहता है वही एडिपोज ऊतक होता है। और एडिपोज ऊतक का सबसे अच्छा उदाहरण है कि वसा, जो हमारे जैसे पेट में, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं एक आदमी का पेट का फोटो लगाया हूँ, देखिएगा समझिएगा। जो हमारा पेट होता है, ये जो बाहर निकल जाता है ये वसा है, और ये एडिपोज टिश्यू है। ये जो वसा है ये एडिपोज टिश्यू है, इसमें खाना नहीं भरा है। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो ऊंट का कुबर होता है, ये भी क्या है, एडिपोज टिश्यू है। फिर उसके बाद उपकला को समझने की कोशिश करिएगा। उपकला ऊतक क्या होता है कि जो चमड़ा होता है, जीभ पर परत होती है, नस की बाहरी परतें, मतलब ऐसा जैसे मान लीजिए कि हमारी शरीर है, तो हमारी शरीर की जो ऊपरी परतें होती हैं, ऊपर में और आंतरिक में दो तरीके की परतें होती है, कवर होता है। अब देखिएगा, जैसे हमारा हाथ है तो हमारे हाथ के ऊपर चमड़ा है, तो ये जो चमड़ा है ना, ये जो है ये उपकला ऊतक है। और हमारी जो जीभ है, इस जीभ को अगर आप कट करेंगे तो अंदर मांस होगा, लेकिन ऊपर के साइड अगर देखेंगे तो एक लेयर रहती है हमारे जीभ में। ठीक, तो ये भी उपकला ऊतक का बना हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, जो बाहरी कवर होता है, मतलब जैसे ये चमड़ा है, तो इसको पानी की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर इसमें पानी रख दें, मतलब पानी में इसको डुबोए रहेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे चमड़ा फूल जाएगा, मतलब अजीब तरीके का हो जाएगा। लेकिन जो हमारा जीभ का उपकला ऊतक है, ये तो हमेशा वाटर से क्या होता है, ढका होता है, लेकिन हमारे जीभ को कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो उपकला ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बात क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इतना पूछता है कि उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो ये त्वचा का बना होता है और इसमें क्या होता है, वसा संग्रहित होता है। तो इसीलिए एडिपोज और उपकला को दोनों को एक में करके पढ़ा जाता है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि एडिपोज ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो सीधे आप बोल देंगे कि वसा में क्या होता है, एडिपोज ऊतक वसा का बना होता है। ठीक, आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आया हो तो उसको बताइएगा कि अच्छे से समझ में आया। और जाते जाते मैं आपसे एक होमवर्क का क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसको दे दीजिएगा, मतलब लिख दीजिएगा कि आपका होमवर्क ये रहेगा
कि जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं क्या करूं, आगे कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी ऊतक में ही, लेकिन ऊतक का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें। ठीक, तो अब तक अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।